हेलो, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का। मैं डीसी मिश्रा करता हूं आप सबका स्वागत रीजनिंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर। वेलकम ऑल। कैसे हैं आप लोग? एज यूजुअल बेहतरीन, बिंदास, चकाचक। तो आओ शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। परीक्षा नजदीक है, समय कम, इसलिए बिना किसी देरी के आज की कक्षा को करते हैं शुरू। आज है अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 21। ठीक, तो जैसा कि बताया था कि क्लास अब परमानेंट मिलनी है आपको। निकट भविष्य में हमें कोई काम ऐसा नजर नहीं आ रहा है जिसके लिए हमको अवकाश लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 21 का पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। दर्शाई गई आकृति में से कौन सी आकृति अन्य से भिन्न है? नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन। 5 आकृतियां दी गई हैं, पहचानना है कि इन पांचों आकृतियों में से कोई एक आकृति है जो अलग है, बाकी आकृतियां क्या है? आपस में समान है। दिख रहा है सीधा सीधा कि ये जो पहली वाली आकृति है ये क्या है? भिन्न है, अलग है। क्यों? क्योंकि बाकी आकृतियों में अगर आप देखोगे तो ये जो तीनों सर्कल बने हुए हैं, ये तीनों सर्कल आपस में कनेक्टेड हैं। ये तीनों सर्कल आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन पहली वाली आकृति में पहला और दूसरा सर्कल तो आपस में कनेक्टेड है, पर तीसरा वाला सर्कल कनेक्टेड नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा? अलग, यानी ए इसका उत्तर बन जाता है। ठीक, हाउ मेनी डिग्रीज डज द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक रोटेट इन 1 मिनट? किसी घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? कितने डिग्री का कोण बनाती है? जब घड़ी की बेसिक्स मैंने आपको सिखाई हैं तो मैंने आपको बताया कि घड़ी में घंटे की सुई द्वारा प्रत्येक घंटे बनाया गया कोण कितना होता है, घड़ी में घड़ी की घंटे की सुई द्वारा प्रत्येक मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है। वही डायरेक्ट यहां पूछा है कि घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है, यानी घड़ी में घंटे की सुई द्वारा प्रत्येक मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है? 1/2 डिग्री होता है। सीधा सीधा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, कैसे भैया? किसी घड़ी में घंटे की सुई द्वारा प्रत्येक घंटे में यानी 60 मिनट में प्रत्येक घंटे में बनाया गया कोण कितना होता है? प्रत्येक घंटे में बनाया गया कोण कितना होता है? 30 डिग्री का। कितना होता है? 30 डिग्री का। ठीक, तो अगर 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, यानी 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30/60 कर दो, कितना आ गया? 1/2 डिग्री। यानी घड़ी में घंटे की सुई द्वारा प्रत्येक मिनट में बनाया गया कोण 1/2 डिग्री का होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? सुषमा रश्मि से धनी है जबकि आनंद प्रिया से अमीर। ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है और कंडीशन उसने हमको बताई है कि सुषमा रश्मि से धनी है। तो सुषमा क्या हो गई? सुषमा धनी है किससे? रश्मि से धनी है। फिर कहता है जबकि आनंद प्रिया से अमीर है। तो आनंद किससे अमीर है? प्रिया से। अलग बना लेते हैं इसको। आनंद किससे अमीर है? प्रिया से अमीर है। फिर कहता है अरुण रश्मि जितना अमीर है, यानी जितनी अमीर रश्मि है उतना ही अमीर कौन है? अरुण है। तो रश्मि और अरुण को आपस में बराबर कर लिया जाए कि अरुण रश्मि जितना अमीर है। शोभा सुषमा से अमीर है, तो सुषमा से भी अमीर कौन है? शोभा। सुषमा से भी अमीर कौन है? शोभा है। फिर कहता है उपयुक्त कथन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान दो, हमारे पास शोभा, सुषमा, रश्मि, अरुण, आनंद और प्रिया कुल मिलाकर के 6 लोग हैं। शोभा, सुषमा, रश्मि और अरुण का संबंध हमको पता है। ठीक, फिर इधर पे आनंद और प्रिया का संबंध हमको पता है, लेकिन इनका संबंध इन चारों से क्या है ये हमको पता नहीं है। ये क्वेश्चन में हमको नहीं बताया गया। फिर हमसे कह रहा है कि बताओ कि इनमें से इस उपयुक्त कथन के आधार पर कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, कहता है रश्मि प्रिया से गरीब है। रश्मि प्रिया से गरीब है, तो ये रही रश्मि और ये रही प्रिया। ठीक, अब बताओ रश्मि प्रिया से गरीब है या अमीर है, क्या हम एग्जैक्टली निकाल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि रश्मि और प्रिया के बीच का संबंध हमारे लिए अननोन है। पहला गलत हो गया। फिर कहता है प्रिया अरुण से अमीर है, तो ये जो प्रिया है ये अरुण से अमीर है, हमको नहीं पता। फिर से हमको नहीं पता क्योंकि
अरुण, रश्मि, सुषमा और शोभा का तो संबंध हमको पता है, आनंद और प्रिया का संबंध हमको पता है, लेकिन आनंद और प्रिया का बाकी 4 से क्या संबंध है ये हमको जानकारी नहीं है। तो प्रिया अरुण से अमीर है या गरीब, जानकारी नहीं, तो ये भी गलत है। फिर कहता है अरुण सुषमा से गरीब है। अब जरा देखो, सुषमा किससे अमीर है? रश्मि से। रश्मि और अरुण आपस में बराबर अमीर हैं, और अगर सुषमा अमीर है रश्मि से तो सुषमा अरुण से भी अमीर होगी, यानी अरुण सुषमा से गरीब है, अरुण सुषमा से गरीब है। यह संबंध सी वाला निकाला जा सकता है, इसलिए उसने हमसे यही पूछा कि कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्या कहता है हमसे? अगला क्वेश्चन कहता है दिए गए अक्षर समूह ए यू बी ई वाई टी द्वारा कौन सा अर्थपूर्ण शब्द, मीनिंगफुल वर्ड हमको बताना है। मीनिंगफुल वर्ड, तो इनमें से मीनिंगफुल वर्ड ब्यूटी सीधा सीधा दिख रहा है, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया भाई। ए ब्यूट या बी ए ई यू टी वाई या ए यू बी ई टी वाई, ये तो कोई मीनिंगफुल वर्ड ही नहीं होते हैं। हाँ, ए यू बी ई वाई टी को जब हम बी ई ए यू टी वाई करके लिखेंगे तो ब्यूटी यानी सुंदर करके एक शब्द बनता है, जो क्या है? अर्थपूर्ण शब्द है। आसान से क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी पर टिक किया और आगे बढ़ गए अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से रिलेट करता है और कहता है कि ए बी के पिता हैं, सी डी के पुत्र हैं, निम्न में से कौन से कथन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सी ए का पौत्र है? ठीक, यहां पर भी हमको क्या करना है? आधा क्वेश्चन उसने दे दिया, फिर कह रहा है नीचे दिए गए कथनों में से किससे निष्कर्ष निकल सकता है कि सी ए का पौत्र है। आओ फिगर बनाते हैं, फैमिली ट्री। तो ए क्या है? ए बी का पिता है, ए बी के पिता हैं, तो ए पिता हो गए, ए के ऊपर मेल का साइन यानी पिता, और ए किसके पिता हैं? बी के पिता हैं। ठीक, ये हमको जानकारी है। सी डी का पुत्र है, ये भी क्वेश्चन में उसने हमको बताया, लेकिन सी और डी को यहां कहीं तो ऐड कर नहीं सकते। अगर यहां कहीं ऐड नहीं कर सकते तो अब आते हैं नीचे ऑप्शंस में, और नीचे ऑप्शंस में से किस ऑप्शन को सेट करें कि सी ए का पौत्र हो जाए। ठीक, तो अगर हम सी बी की पत्नी है ऐसा बनाते हैं क्या कि सी क्या है? बी की पत्नी है। अगर सी बी की पत्नी है तो बी हुआ उसका पति, और सी कौन है? डी के पुत्र हैं, तो ये की सी कौन है? सी डी के पुत्र हैं। अब बताओ, अगर सी डी की पत्नी है, ऑप्शन कह रहा है, और सी डी के पुत्र हैं, स्टेटमेंट कह रहा है, तो क्या ये कभी वाजिब होगा? क्या बिल्कुल वाजिब नहीं होगा, यानी पहला वाला ऑप्शन किसी भी स्थिति में सही नहीं हो सकता। ठीक, फिर कहता है बी डी की बहन है। अब अगर बी बहन है, किसकी बहन है? डी की बहन है, और सी किसके पुत्र हैं? डी के पुत्र हैं। सी किसके पुत्र हैं? डी के। तो बच्चा सी क्या हो गया? सी पुत्र हो गया, किसका पुत्र हो गया? डी का, और बी डी की बहन है। ठीक, अब क्या कंडीशन हो गई? अब बच्चा ए पिता है किसका? बी का। ए किसका पिता है? बी का। बी किसकी बहन है? डी की, और डी का बेटा कौन है? सी, यानी ए के 2 बच्चे हो गए, बी और डी का बेटा कौन है? सी। तो अब यहां पर ए पिता हुआ डी का, और डी का बेटा कौन है? सी। तो अब यहां इस कंडीशन के आधार पर सी ए का पौत्र है, ये निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता? क्या कि सी किसका बेटा है? डी का, और डी के पिता कौन है? ए। तो सी क्या हो जाएगा? सी ए का पौत्र हो जाएगा, यानी कि ग्रैंड सन हो जाएगा। डी का जेंडर हमको नहीं पता, डी मेल है या फीमेल ये हमको नहीं पता। यहां अगर ऑप्शन नंबर सी डी को चेक भी करते हैं कि डी ए की पुत्री है, तो बच्चा डी ए की पुत्री है, अगर हम ऐसा निकाल लेंगे तो सी और डी का संबंध सी डी के पुत्र हैं, यहां से निकल आएगा। ठीक है, बी डी की बहन है, बी डी की बहन है, जबकि डी ए की पुत्री है, तो अगर डी को ए की पुत्री बना दें, ठीक, और ऊपर प्रश्न के अनुसार सी डी के पुत्र हैं, तो सी डी का पुत्र हो जाएगा। इससे हमको पता चल जाएगा कंफर्म डी ए की पुत्री है, और ए किसका पिता है? बी का, तो बी और डी आपस में सिबलिंग हो जाएंगे। फिर कहता है बी डी की पुत्री है, अगर बी को डी की पुत्री बनाए और सी को डी का पुत्र बनाए, बी को डी की पुत्री बनाए, सी को डी का पुत्र बनाए, तो ए और डी का आपस में कोई संबंध नहीं निकलेगा। बी और सी दो ऐसे ऑप्शन हैं यहां पर प्रश्न में, बी और सी दो ऐसे ऑप्शन हैं जिससे हम सी का संबंध ए के साथ पौत्र का निकाल सकते हैं। ठीक, पौत्र का निकाल सकते हैं। अगर हिंदी में जाते हैं पौत्र, तो पौत्र होता है पिता पक्ष की ओर से। अंग्रेजी में जाते हैं ग्रैंडसन, तो ग्रैंडसन नाती और पोते दोनों को कहा जाता है ग्रैंडसन। ठीक है, और अगर हम यहां पे चलते हैं कि डी ए की पुत्री है, डी क्या है? ए की पुत्री है, तो अगर डी को हम पुत्री बनाएंगे ए की, बी बेटी है ए की,
तो सी डी का बेटा होगा, तो सी ए के लिए उसका नाती होगा, पौत्र किसी स्थिति में नहीं होगा, इसलिए सी वाले स्थिति में नहीं जा रहे हैं। ठीक, क्योंकि सी वाले में डी का जेंडर कंफर्म हो रहा है और फिर उस हिसाब से सी क्या हो रहा है, ए का नाती हो रहा है, पोता नहीं हो रहा है, जबकि वो हमसे कह रहा है कि सी ए का क्या है, पौत्र है। ठीक, तो यहां पर अगर ऑप्शन नंबर बी पे जाते हैं तो बी क्या है, डी की बहन है। अब यहां पर ये जेंडर क्या है, क्वेश्चन मार्क में है, यानी संभावना है कि डी ए का पुत्र हो। अगर डी ए का पुत्र है और सी डी का पुत्र है तो सी ए का पौत्र हो जाएगा, यह संभावना प्रबल रूप से आती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका उचित उत्तर मानेंगे। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन, फंसाने वाला ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। MNOP Q के बाद RSTU V के बाद WXYZ, यानी सीधे सीधे अल्फाबेटिकल सीरीज चल रही है। आगे क्या आएगा ये हमको पता करना है। देखो Q से R हो रहा है, V से W हो रहा है, तो A से क्या होना चाहिए, B होना चाहिए। अब स्मॉल और कैपिटल लेटर्स का खेल है, पहले 3 स्मॉल अगले 2 कैपिटल, फिर यहां पर पहला स्मॉल पहला कैपिटल है और आगे वाले दोनों क्या हैं, ये हमारे पास में स्मॉल, फिर यहां पर क्या है हमारे पास में, फिर यहां पर WX, ये दोनों क्या हैं, स्मॉल हैं, फिर YZA। ठीक, इसको भी कैपिटल होना चाहिए तब तो मजा आता। ठीक, 2 स्मॉल 3 कैपिटल, तो यहां पर भी 2 कैपिटल और 3 स्मॉल, फिर यहां पर 2 स्मॉल 3 कैपिटल, तो यहां पर क्या होना चाहिए, 2 कैपिटल, बी के बाद सी, फिर डी ई और एफ, ये होना चाहिए। BCDF ऐसा कहीं दिख रहा है, पहले 2 बड़े फिर आखिरी 3 छोटे, पहले 2 बड़े आखिरी 3 छोटे, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ए इसका क्या हो जाएगा, उत्तर बन जाएगा। ठीक, ये वाला कैपिटल में होना चाहिए एस, तब जाकर के अरेंजमेंट बनेगा, वरना अरेंजमेंट नहीं बन पाएगा। अगला क्वेश्चन, ABCD आकृतियां दी गई हैं, ये उत्तर आकृतियां हैं, ये प्रश्न आकृतियां हैं, पहचानना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अगर चेक करना शुरू करते हैं तो ये पहली आकृति है, ये जो आधा एरो बना है ये एस में कन्वर्ट हो गया है, चलो ठीक। यहां पर भी अगर इस आकृति को देखेंगे तो ये आधा एरो है अंदर की तरफ और एस यहां पर हमको दिख रहा है, ठीक है। इसका तो कोई खेल नहीं नजर आ रहा, इसका खेल क्या है, ये जो हाफ सर्कल बना हुआ है, ये हाफ सर्कल से अगर हम यहां से यहां पर जाते हैं तो 90 डिग्री और 45 डिग्री, और तो ये क्लॉकवाइज में 135 डिग्री का रोटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक, जैसे ये हमारे पास है 90 डिग्री, इसको रोटेट करेंगे तो कितना आएगा, क्लॉकवाइज में 90 डिग्री रोटेट किया तो ये ऐसा आएगा। अब इसको अगर हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे तो कैसा आएगा, अब ये ऐसा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर के 90 प्लस 45 कितना हो गया, 135 डिग्री हो गया। तो ये 135 डिग्री का रोटेशन क्लॉकवाइज है। अब अगर इससे यहां पर आते हैं तो फिर से देखो, इसको 45 करेंगे सीधा हो जाएगा और फिर 135 करेंगे तो इधर आ जाएगा, ठीक है। यानी अगेन ये हमारे पास में 135 डिग्री का रोटेशन है, नहीं 45 फिर 90, 135 और फिर 90 यहां पर, ठीक। यानी अगर हम इसको भी ऐसे ही रोटेट करें तो सेम आकृति बनेगी यार, हैं। चलो सेम आकृति हो गई, और अगर सेम आकृति है तो एक कंडीशन क्या कर सकते हैं, ऐसी आकृति हमको केवल बी में नजर आ रही और कहीं आकृति नजर नहीं आएगी बी में, तो फिर बी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बन सकता। ठीक भाई, इसको हमने रोटेट किया तो 135 से ये बना, सेम फिगर ये हाफ सर्कल बना है, इसको भी रोटेट करेंगे तो 135 से यही बने, और ऐसी आकृति केवल एक ही हमारे पास जब दे रहा है बी, बी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं, तो इसी को उत्तर लगाएंगे, काम खत्म करेंगे। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन। कौन सा चित्र जलेबी, मिठाई एवं खाने योग्य वस्तुओं का प्रदर्शन सर्वोत्तम रूप से करता है। ठीक है, हमारे पास 3 चीजें हैं, जलेबी, मिठाई और खाने योग्य वस्तुएं, इनका बेस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम हमको बताना है। ठीक, तो जलेबी तो सारी की सारी मिठाई के अंतर्गत आती है, मिठाई में बहुत सारी चीजें आती हैं, बर्फी, रसगुल्ला, पेड़ा, जलेबी भी किसके अंतर्गत आएगी, मिठाई के अंतर्गत आएगी। तो जितनी जलेबी हैं वो सारी की सारी किसके अंदर आएंगी, मिठाई के। जितनी भी जलेबी हैं वे
सारी की सारी मिठाई के अंतर्गत आएंगी। और अब आता है खाने योग्य वस्तुएं। तो जलेबी भी खाने योग्य वस्तु होती है, मिठाई भी खाने योग्य वस्तु है, यानी सभी जलेबी खाने योग्य होती हैं, सभी मिठाई भी खाने योग्य होती हैं। तो तीसरा सर्कल इसके जस्ट ऊपर बनाना चाहिए, जहां पर ये क्या हो जाएगा, खाने योग्य वस्तुएं। ठीक, इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर गलती से भी ए लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों कि अंदर तुमने जलेबी रखा, ऊपर मिठाई, और फिर आधा सर्कल बाहर कर दिया। इसका मतलब हुआ कि आधी जलेबी खाने योग्य है, आधी मिठाई खाने योग्य है, सारी मिठाइयां सारी जलेबी खाने योग्य नहीं है। क्या सड़ गई, कीड़े पड़ गए? नहीं। ठीक, सभी जलेबी खाने योग्य हैं, सभी मिठाई खाने योग्य हैं, इसलिए सी इसका सबसे सटीक उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट से आपकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया है, लेकिन आपकी जगह पर दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आया है, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे, ऐसा वो आपसे जानना चाहता है। ठीक है, तो भैया देखो, ऐसा बहुत बार होगा आपके साथ में, जब आप सिपाही बन जाएंगे, दरोगा बन जाएंगे, कुछ बन जाएं। ठीक, और किसी ऐसी नौकरी में आप हैं जहां पर 24 घंटे कार्य होता है, जैसे रेलवे है 24 घंटे कार्य होता है, पुलिस है 24 घंटे कार्य होता है, मेडिकल फील्ड है 24 घंटे कार्य होता है। ठीक, तो मान लीजिए जैसे रेलवे का स्टेशन मास्टर है, तो स्टेशन मास्टर की नौकरी का एक टाइम फिक्स है कि हाँ 12 बजे से 8 बजे तक आपको नौकरी करनी है, रात्रि 12 से सुबह 8 तक। अब 8 बज गया, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो दूसरा स्टेशन मास्टर है, जिसकी 8 बजे से ड्यूटी है, ठीक, वो नहीं आया है। अगर 8 बजे आपका समय पूरा होने के बाद वो नहीं आया, तो तुम क्या करोगे? अपनी कुर्सी से उठ जाओगे, स्टेशन मास्टर से उठ जाओगे? क्या ट्रेनें भिड़ती हैं तो भिड़ने दो, जाने जाती हैं तो जाने दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा 8 बजे का टाइम था, हो गया, खत्म, अब हम नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं कर सकते। आप एक पब्लिक डीलिंग जॉब में बैठे हैं, पब्लिक सेफ्टी जॉब में बैठे हैं, तो आपका कर्तव्य है कि जब तक दूसरा व्यक्ति आपके पद को संभालने वाला, आपकी कुर्सी को संभालने वाला नहीं आता, तब तक आप रुके रहें। ठीक है, तो ऐसी स्थिति पुलिस वालों के साथ भी होती है। ठीक, मान लीजिए उनकी ड्यूटी 8 घंटे की थी, 8 घंटे की उन्होंने ड्यूटी कर ली, अब दूसरे व्यक्ति को आना है, लेकिन वो व्यक्ति अपने समय पर नहीं आया, आधे घंटे, 1 घंटे या 2 घंटे लेट हो गया, कोई इमरजेंसी आ गई उसके सामने, किसी प्रकार की, वो नहीं आ पाया है, तो आप क्या करेंगे? अपनी ड्यूटी से हट जाएंगे? नहीं, जब तक वो व्यक्ति नहीं आता तब तक आप अपनी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। बहुत अधिक समय गुजर रहा है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हो गया, फिर भी वह व्यक्ति ड्यूटी पर नहीं आया है, तब आप अपने उच्च अधिकारी को इसके बारे में बताएंगे कि भाई ऐसा ऐसा बात हो गई और वो भाई साहब अभी तक नहीं आए हैं। उच्च अधिकारी फिर जैसा आपको निर्देश करेगा वैसा काम आपको करना चाहिए। ठीक, तो क्या करना चाहिए? अगर ड्यूटी का समय समाप्त हो गया है लेकिन आपकी जगह पर दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आया है, तो आप क्या करेंगे? ड्यूटी पर बने रहेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन आया है, एक व्यक्ति बाजार तक पैदल जाता है, ऑटो से वापस आता है, यानी गया कैसे है? पैदल, वापस कैसे आया है? ऑटो से। इस ट्रिप में उसे 90 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 90 मिनट लगे। यदि वह दोनों ओर ऑटो से जाता, यानी बाजार जाता भी ऑटो से और बाजार से वापस भी ऑटो से आता, तो उसको 30 मिनट लगते। कितने मिनट? 30 मिनट लगते। तो कहता है यदि वह व्यक्ति दोनों तरफ पैदल जाता तो उसे कितना समय लगता? कितना आसान सा क्वेश्चन है? जब पैदल जाता है बाजार और ऑटो से वापस आता है तब उसको 90 मिनट लग रहे हैं। जब दोनों तरफ ऑटो से जाए, अगर दोनों तरफ ऑटो से जाए तो उसको कितने मिनट लगते हैं? 30 मिनट का समय लगता है। यानी ऑटो से एक बार में कितना समय लगता है? 15 मिनट। अगर ऑटो से जा रहा है, ऑटो से आ रहा है, तो कुल 30 मिनट लगते हैं। इसका मतलब ऑटो से एक बार की यात्रा में कितना समय लगता है? 15 मिनट का। जब वो पैदल प्लस ऑटो गया हो, जब वो पैदल प्लस ऑटो गया तो उसको कितना समय लगा? 90 मिनट का। अब अगर ऑटो में एक तरफ का समय 15 मिनट है, तो पैदल चलने में उसको समय कितना लग गया? 90 माइनस 15 यानी कि 75। और वो हमसे पूछ रहा है कि अगर व्यक्ति दोनों तरफ पैदल आए जाए, पैदल जाए भी बाजार और पैदल आए भी बाजार, तो कितना समय लगेगा? 75 75 जोड़ दो या 75 का दोगुना कर दो, कितना होगा? 150 मिनट। 150 मिनट घंटे में दिया है तो 2 घंटे और 30 मिनट कर लो। इसको कितना कर लो? 2 घंटे 30 मिनट।
ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर बन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, पेंडेंट मोशन इज रिलेटेड टू पीरियोडिक मोशन। लोलक की गति जैसे संबंधित है आवधिक गति से, पीरियोडिक मोशन से, वैसे ही क्लॉक हैंड, घड़ी की जो सुई होती है, क्लॉक हैंड घंटे की, घड़ी की जो घंटे की सुई होती है, उसका जो मोशन होता है, उसकी जो गति होती है वो कैसी होती है, ये हमसे वो जानना चाहता है। ठीक, तो पेंडेंट मोशन, लोलक की गति, जैसे ये दीवाल घड़ी होती है ना, ठीक है, दीवाल घड़ी में नहीं वो लगे होते हैं, क्या कहते हैं, घंटा लगा होता है, हिला करता है इधर से उधर, उधर से इधर। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, पेंडेंट। तो ये पेंडेंट क्या करता है, ये पेंडेंट पीरियोडिक मोशन में रहता है। ठीक, एक निश्चित समय में इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा। तो क्या है, इस मोशन को क्या बोलते हैं, इस मोशन को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक, तो लोलक की गति किससे संबंधित है, आवधिक गति यानी पीरियोडिक मोशन से। लेकिन घड़ी की जो घंटे की सुई, मिनट की सुई या सेकंड की सुई जो होती है, यहां पर क्लॉक हैंड बोल रहा है, घड़ी की घंटे की जो सुई होती है वो कैसे चलती है, वो घड़ी के घंटे की सुई 12 से चल करके वापस 12 पर आती है, फिर 12 से चल करके वापस 12 पर आती है। तो ये कैसी गति है, ये है सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन है, वृत्तीय गति, यानी कि सर्कुलर मोशन। कहां लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में, तो बी इसका उत्तर हो गया। ठीक, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर सही संख्या चुननी है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन, आइए करते हैं इसको सॉल्व। श्रृंखला शुरू है 5 से, फिर 41, 149, 329 क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन 500, एक ऑप्शन 800 पे भी गया है। 800 वाले में जाए तो 250 दूनी भी अगर कर, 150 दूनी 300 हो जाएगा, 41 तिया हो जाएगा, 5 नहीं, मल्टीपल का तो सीन नजर नहीं आ रहा। आओ प्लस माइनस में खेला जाए। प्लस माइनस में जब खेलते हैं तो 5 से 41 पर जा रहा है, यानी प्लस कितना कर रहे हैं, 36 कर रहे हैं। 41 से 149 पर जा रहे हैं तो कितना करें, प्लस का 108 कर दें। ठीक, 149 से 329 पर जा रहे हैं तो कितना कर दें हम लोग यहां पर, 150, ये हो गए, यानी 151, 20, 171 और 9, 180। ये 180 मिल गया। इधर पर क्या होगा पता करते हैं, एक बार और ब्रेक कर लिया जाए इसको। जब एक बार और ब्रेक करते हैं तो 36 से 108, ठीक, 64 और 8 72, यानी प्लस का 72 है। 108 में भी 72 जोड़ो तो 180 आता है। समझ आ गया कि 72 72 का खेल चल रहा है, तो 180 और 72 यानी प्लस का 252 हो जाएगा। 329 में अगर 252 को जोड़ा जाए तो 9 2 11, यानी 331, 50, 381, 581 आना चाहिए। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आ गया 581, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगर आप अपने किसी सहयोगी को रिश्वत लेते हुए देख लेते हैं तो, मानसिक अभिरुचि परीक्षण का क्वेश्चन, अगर आप अपने किसी सहयोगी को रिश्वत लेते हुए देख लेते हैं तो आप क्या करेंगे, उसे रोकने का प्रयास करेंगे, कुछ नहीं करेंगे कि तुम्हारी इच्छा भैया लेना हो ले, ठीक, सबूत के साथ उच्चाधिकारी को इसकी सूचना देंगे, तुरंत मोबाइल निकालेंगे, धीमे से वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे और रिकॉर्ड करके सबूत बना लेंगे कि देखो सामने भाई साहब रिश्वत लिए हैं, गिन के जेब में डाल लिए हैं, ठीक, ऐसा सबूत बनाएंगे। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, यानी कुछ नहीं करेंगे इनमें से, ऊपर लिखे जो ऑप्शन है। ठीक, तो मान लीजिए आप सिपाही भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, ठीक है, ईश्वर की कृपा है, उत्तीर्ण हो गए, सिपाही बन गए, ट्रेनिंग पूरी हो गई, नौकरी पे डिप्लॉय हो गए। ठीक, अब नौकरी पे डिप्लॉय होने के बाद आपके साथी भी बन गए हैं, जो आपके सहकर्मी पुलिसकर्मी होंगे वो आपके साथी भी बन गए हैं, आपके साथ उनका उठना बैठना है क्योंकि ड्यूटी करते हो साथ में। ठीक है, अब कोई मामला फंसा और आपने उस मामले में देखा कि आपका जो सहकर्मी है, आपका सहकर्मी रिश्वत ले रहा है, किसी मामले में रिश्वत ले रहा है, आपने देखा उसको रिश्वत लेते हुए, तो आप क्या करोगे, पहला कदम आप क्या उठाओगे अगर वो व्यक्ति रिश्वत ले रहा है? तो पहला कदम जो आप उठाएंगे वो ये कि जो व्यक्ति, जो सहकर्मी, जो मित्र आपका रिश्वत ले रहा है सरकारी नौकरी करते हुए ड्यूटी पर दौरान, तो आप उसको समझाने का प्रयास करेंगे कि रिश्वत लेना गलत है कानूनी तौर पर भी, ठीक है,
वैचारिक तौर पर भी, नैतिक तौर पर भी रिश्वत लेना किसी भी तरीके से उचित नहीं है, तो आप उसको पूर्ण रूप से मना करोगे ना, ऐसा करने से रोकोगे ना। ठीक, तो क्या अगर आप अपने किसी सहयोगी को रिश्वत लेते देख रहे हैं तो क्या करेंगे, उसको रोकने का प्रयास करेंगे। पहली बार में ही वीडियो बना करके सीधा उच्चाधिकारी को नहीं भेजेंगे। आपने उसको समझाया, वो समझ जाए, बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं समझ रहा है और आपने उसको दोबारा भी रिश्वत लेते हुए देखा, तब जरूर आपको उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना चाहिए और अपने उच्चाधिकारियों को इसके विषय में सूचित करना चाहिए। लेकिन पहली बार में आपका जो प्रयास होगा वो उसको समझाने का प्रयास होगा, रोकने का प्रयास होगा, सीधे उच्चाधिकारी के पास नहीं जाएंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन। कहता है यदि राम और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। ठीक, डिस्टेंस और डायरेक्शन का शैडो का क्वेश्चन है। सुबह का समय है, सूर्य की रोशनी यानी सूर्य पूर्व की ओर होगा। राम और श्याम आमने सामने खड़े होकर के बात कर रहे हैं। राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर बन रही है। राम की छाया कहां बन रही है, श्याम के दाहिनी ओर बन रही है। तो कह रहा है बताओ श्याम किस दिशा में देख रहा था। कंडीशन क्या होगी, इस तरह की कंडीशन, यहां पर सूर्य हो गए पूर्व दिशा की ओर, क्योंकि समय कब का दिया है, सुबह का। शैडो के क्वेश्चंस में व्यक्ति हमेशा उत्तर और दक्षिण की ओर ही खड़ा होगा, क्योंकि तभी शैडो बनेगी, अदरवाइज शैडो ही नहीं बनेगी। अगर आप पूर्व और पश्चिम में उसको खड़ा करें तो शैडो हमेशा आगे या पीछे बनेगी। जबकि प्रश्न किसका आता है कि शैडो दाएं या बाईं ओर बन रही। ठीक, तो कंडीशन के अनुसार पे सूर्य की कंडीशन पूर्व की ओर हो गई। राम और श्याम एक दूसरे के विपरीत खड़े होकर के आमने सामने खड़े यानी विपरीत खड़े, जैसे कि मैं और आप एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। ठीक, तो अगर एक दूसरे के विपरीत हैं तो यहां पर इस तरह से खड़े होंगे। ठीक, उसने क्या बोला है कंडीशन, कहता है राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर पड़ रही है। यानी श्याम अगर ऐसे खड़ा है तो श्याम के दाहिनी ओर किसकी छाया पड़ रही है, राम की छाया पड़ रही है। ठीक, अब समझो कंडीशन क्या होती है शैडो की। शैडो की कंडीशन होती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, सन की कंडीशन पूर्व पर है, तो रेज इसकी इस ऑब्जेक्ट पर पड़ेंगी और फिर शैडो कहां पड़ेगी, इस लाइन के इस तरफ। यानी पहले ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी और फिर क्या होगा, उसका शैडो बनेगा। ठीक है, यानी इस स्थिति के अनुसार अगर मैं यहां पर राम को खड़ा करूं और यहां पर किसको खड़ा करूं, श्याम को खड़ा करूं। ठीक, तो यहां पर राम हो गए और यहां पर कौन हो गए, श्याम। उसने कहा है राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर बन रही है। अब बताओ ये जो राम है अगर ये दक्षिण की ओर देख रहा है तो इसकी छाया इस तरफ बनेगी कि नहीं बनेगी। ठीक, और अगर ये श्याम यहां पर है तो ये क्या हो गया, इसका लेफ्ट हो गया ना। यानी प्रश्न के अनुसार श्याम के बाईं ओर जो चित्र बना है, श्याम के बाईं ओर राम की छाया पड़, लेकिन प्रश्न के अनुसार श्याम के दाहिने राम की छाया पड़नी चाहिए। इसलिए राम और श्याम की पोजीशन को जस्ट रिवर्स कर दो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे यहां पर देखो ये कंडीशन है। ठीक, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, ये राम है, राम की छाया कहां पड़ रही है, इस तरफ। सूर्य की किरणें राम पर पड़ेंगी और छाया उसकी इस तरफ पड़ेगी। अब श्याम कहां देख रहा है, दक्षिण की ओर देख रहा है। अगर श्याम दक्षिण की ओर देख रहा है तो श्याम का राइट हैंड ये हुआ और लेफ्ट हैंड ये। प्रश्न के अनुसार श्याम के दाहिनी ओर राम की छाया बन रही, तो देखो श्याम के दाहिनी ओर राम की छाया बन रही है। तो श्याम कहां देख रहा है, श्याम देख रहा है दक्षिण की ओर। और अगर दक्षिण की ओर देख रहा है तो प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी साउथ दक्षिण सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी सीरीज का क्वेश्चन है। ए बी डॉट डी डॉट ए बी डॉट ऐसे करके लिखा है। दिए गए ऑप्शंस में से हमको भरना है कि क्या भरें कि ये कंप्लीट सीरीज हो जाए। ठीक, तो सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स विद फिल इन द ब्लैंक्स काउंट कर लो, कितने हो जाएंगे, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 और 2 20। 20 है टोटल। अगर 20 हैं तो 5 5 का सेट तैयार कर लो, 5 चौको 20। आओ जरा 5 5 का सेट तैयार करें। तो 3 और 2 5 का सेट ये बना, फिर 4 और एक 5 का सेट ये बनता है क्या, 3 2 5 5, फिर 3 2 5 और फिर 5। क्या ऐसे बन रहा है, ए ए एन डी नहीं, एन ए यहां पर खेल बिगाड़ रहा है। ठीक है, एन ए यहां पर खेल बिगाड़ रहा है।
और अगर Na यहां पर खेल बिगाड़ रहा है तो ADNA, BADNA, ठीक। ऑप्शन से आओ, ऑप्शन पे आते हैं। अब जब ऑप्शन पे आते हैं तो बन जाएगा क्या, अगर यहां पर पहला ऑप्शन रख रहे हैं DBANB वाला, तो DBANB ये बना। अब देखो क्या सेट बन रहा है, ABDDB, AABA, NANBA। क्या कोई राइमिंग बनी क्या? नहीं, कोई राइमिंग नहीं बनी, उठा करके कैंसिल मारा। ऑप्शन नंबर बी देखना, AND, फिर A और A, ठीक है। ABADNA बना, 6 का सेट। ABADNA, फिर यहां देखो ABADNA 6 का सेट, फिर ABADNA 6 का सेट, और फिर अंत में A और B। यानी सीरीज कैसी आ गई? कंटिन्यूटी में ABADNA, ABADNA, ABADNA कंटिन्यूटी बनी किसके साथ? ANDAA के साथ। यानी क्वेश्चन मार्क में, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा? अंडा भरा जाएगा, ANDAA, और आपकी सीरीज बन जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि प्लस तथा डिवाइड को और 2 तथा 4 को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा सत्य है? 4 समीकरण दिए गए हैं, प्लस और डिवाइड को आपस में चेंज कर लें, 2 और 4 को आपस में चेंज कर लें, तो इनमें से कौन सी इक्वेशन सेट बैठेगी, करेक्ट बैठेगी, ये हमसे जानना चाहता है। ऑप्शन चेकिंग करते हैं। अगर ऑप्शन चेकिंग कर रहे हैं, डिवाइड और प्लस को चेंज किया तो यहां पर प्लस आ जाए और यहां पर डिवाइड। अगर यहां पर डिवाइड आ जाएगा, 2 और 4 को चेंज करें तो 4/3 तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, कैंसिल मारो इसको, इसको चेक करो। अगर डिवाइड यहां पर आए और प्लस यहां पर आए, 4 यहां पर आए, 2 यहां पर, तो 4/2 पॉसिबल है। आओ इसको चेंज करके देखो, 2 और 4 को चेंज करना है तो 4 और 2 और 6 यहां पर आ गए, प्लस और डिवाइड को चेंज करना है तो डिवाइड यहां पर प्लस यहां पर बराबर 8। देखो 2 दूनी 4 और 2 + 6 8, होता है कि नहीं होता? तो 8 बराबर 8 आ गया किसके लिए? ऑप्शन नंबर बी के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक उत्तर बन गया, ठीक। अगला क्वेश्चन, विषम को ढूंढें, पेट्रोल, कोयला, ज्वार भाटा और मिट्टी। बताओ भैया उत्तर क्या आएगा? पेट्रोल, कोयला, ज्वार भाटा और मिट्टी विषम निकालना। आंसर दो, हम देख रहे हैं भैया, ऑप्शन करो, कमेंट करो ऑप्शन, हम देख रहे हैं। ज्वार भाटा अगर आप आंसर दे रहे हैं तो पूर्ण रूप से गलत है, नहीं हो सकता। अब अलग क्या है भाई? अगर ज्वार भाटा को अलग करोगे तो पेट्रोल, कोयला और मिट्टी को एक समान कैसे बताओगे कि कैसे एक समान है, ठीक। तो ज्वार भाटा को अगर अलग करोगे तो ये नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या किया जाए? तो फिर किया ये जाए कि पेट्रोल, कोयला, ज्वार भाटा, मिट्टी में से मिट्टी को अलग करें, तो बाकी 3 में समानता क्या है? पेट्रोल, कोयला और ज्वार भाटा ये तीनों क्या हैं? ऊर्जा के अलग अलग स्रोत हैं। क्या है? ऊर्जा के अलग अलग स्रोत हैं कि नहीं है? पेट्रोल से एनर्जी मिलती है, कोयले से एनर्जी मिलती है, ज्वार भाटा कब होता है? सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यानी अगेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो पेट्रोल, कोयला और ज्वार भाटा ऊर्जा के अलग अलग स्रोतों को दर्शाते हैं, जबकि मिट्टी इनमें से किसी भी तरीके से संबंध नहीं दिखाती है, इसलिए अलग कौन सा हो जाएगा? मिट्टी अलग हो जाएगा, ठीक। नीचे 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, ये ऑप्शन में हमको दिख रहा है 4 अक्षर समूह है, और फिर इनमें से 3 समान है, एक कोई है जो अलग है। कौन सा अलग है, बस यही हमको पहचानना है। तो आओ पहचाना जाए, कैसे अलग होगा। ZMYL और REQD, तो Z से Y -1 है, M से L 13 से 12 ये भी -1 है, R से Q -1 है, E से D ये भी -1 है, A से B ये +1 है, और N से O ये भी +1 है, यही अलग है। फिर V से U -1, I से H -1, ये सब -1 चल रहा है अल्टरनेट ऑर्डर में, सीधे सीधे नहीं हो रहा है, अल्टरनेट ऑर्डर में -1 चल रहा है। Z से Y, M से L -1, R से Q, E से D -1,
V से U, I से H -1, लेकिन यहां A से B +1 और N से O +1 हो रहा है, तो C क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक, अपराध नियंत्रण के लिए क्या क्या आवश्यक है, प्रश्न हमसे पूछा गया है, अपराध नियंत्रण के लिए क्या क्या आवश्यक है। जन साधारण का सहयोग आवश्यक है। अगर आपको अपराध में नियंत्रण करना है, ठीक है, तो आपको जन साधारण का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, लोकल पुलिसिंग जिसको बोलते हैं। ठीक, कि मान लीजिए कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र में तमाम प्रकार के अपराध होते हैं, उन तमाम प्रकार के अपराधों में अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को जो उस क्षेत्र का रहने वाला है, अपराध होते हैं जब आप छापा मारने जाते हैं, दबिश देते हैं, गश्त करते हैं, तो सबके सब गायब हो जाते हैं, आप किसी को पकड़ ही नहीं पाते। अपराध लेकिन धड़ल्ले से चल रहा है, तो क्या करा जाए। ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र के रहने वाले किसी व्यक्ति को विश्वास में लेना चाहिए, या व्यक्तियों को विश्वास में लेना चाहिए जो उचित समय पर उचित जगह बतावें कि फला जगह पर इस तरह का अपराध चल रहा है, और पुलिस उस जानकारी के आधार पर वहां पहुंच करके दबिश दे करके, गश्त दे करके उन अपराधियों को पकड़ सके। यह कब संभव है, जब जन साधारण का उपयोग अपराध नियंत्रण के लिए किया जाएगा। ठीक, तो उसने हमसे पूछा है अपराध नियंत्रण के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो जन साधारण का सहयोग आवश्यक है। क्षेत्रीय नेताओं का मार्गदर्शन और अनुसरण कतई नहीं। अगर आप क्षेत्रीय नेताओं का मार्गदर्शन करने लगेंगे, अनुसरण करने लगेंगे, तो मोहल्ले वालों को जीना हराम कर देंगे, क्षेत्र के लोगों का जीना हराम कर देंगे कि पुलिस तो हमारे साथ टहलती, फिर उनके दिमाग में पुलिस तो मेरी जेब में भरी रहती है, मैं पुलिस के साथ दिन भर टहलता हूं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। पुलिस को जितना संभव हो सके नेताओं से, चाहे वो क्षेत्रीय हो चाहे जैसे नेता हो, उन नेताओं से दूर रहना चाहिए, उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए। ठीक, कानून का कड़ाई से पालन, बिल्कुल अपराध के नियंत्रण के लिए कानून का कड़ाई से पालन करना चाहिए। सरकारी एवं विभागीय नीतियां, अपराध नियंत्रण के लिए विभाग की और सरकार की नीतियां बिल्कुल बनानी चाहिए, उन नीतियों का कड़ाई से पालन करवाना चाहिए जिससे कि अपराध पर नियंत्रण लाया जा सके, अपराध को नियंत्रित किया जा सके। तो चौथा वाला भी सही है, यानी अपराध नियंत्रण के लिए पहला, तीसरा और चौथा, ये तीनों विकल्प ठीक हैं। ऐसा कहां दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है सी में, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, सही विकल्प को चुनना है। मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है 2, 9 क्वेश्चन मार्क 7, 13, 6, 5। क्या चल रहा है भैया, माइनस का 6 प्लस का 7 प्लस का 6 माइनस का 7, नहीं मजा नहीं आ रहा, सीधे सीधे चल के देखा जाए। 2 और 13, 9 और 6, 8 और 7, हाँ सीधे सीधे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जरा ध्यान से देखो, अगर 13 और 2 को आप जोड़ते हो तो कितना आता है, 15। अगर 8 और 7 को आप जोड़ते हो तो कितना आता है, 15। अगर 5, यहां पर क्वेश्चन मार्क में क्या जोड़ो कि 15 आ जाए, जैसे 9 और 6 को जोड़ते हो तो 15 आता है, तो 5 में यदि 10 को जोड़ा जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमको, 15 मिल जाएगा। अपोजिट साइड, यानी जो हमारे पास ये रेखा दी गई है, इस डायगोनल से, विकर्ण से अगर हम अपोजिट लेटर्स, अपोजिट अक्षर संख्याओं को जोड़ते हैं तो योग कितना आना चाहिए, 15, तो 10 और 5 15 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, यदि विक्ट्री को YLF WRUB के रूप में लिखा जाता है तो सक्सेस को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, ऐसा हमसे वो जानने का प्रयास कर रहा है। आओ जरा पता करते हैं कि विक्ट्री को YLF WRUB लिखा कैसे गया, बस इतना पता कर लें, सक्सेस का कोड पता लग जाएगा। अगर हम V से Y जाते हैं तो V की वैल्यू 22 से Y की 25, अल्फाबेटिकल सीरीज की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, नहीं पता होगी तो बच्चा पेपर पास करना बहुत दूर, तुम पेपर पूरा कर पाओ यही बहुत बड़ी बात है। ठीक, इसलिए अल्फाबेटिकल सीरीज की प्लेस वैल्यू याद होना मस्ट है। ठीक है, उसके लिए सिफिलोरक्स नामक टॉनिक हमने आप लोगों को दिया है, पूरा समझाया है इसको, सिफिलोरक्स को यूट्यूब वाली क्लास में भी देख लो और पढ़ लो उससे। ठीक है, तो V की वैल्यू 22, Y की 25, V से Y प्लस का 3 हो रहा है, I से L 9 से 12 प्लस का 3, C से F 3 से 6, T से W 23 से 26, नहीं 20 से 23, 15 से 18, सब जगह प्लस का 3 ही चल रहा है। अगर सब जगह प्लस का 3 चल रहा है तो क्या करें, सक्सेस में भी प्लस का 3 कर दें
19 3 22 यानी v, फिर 21 3 24 यानी x, तो vx, दो ऑप्शन है vx करके, 3 + 3 6 यानी कि f, vx ff कहां लिखा हुआ है, vx ff लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, तो vx ff और फिर HVV, ये हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सामान्य रूप से विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच मनमुटाव, शत्रुता का कारण क्या होता है? प्रश्न समझ आ गया? कह रहा है सामान्य रूप से विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच मनमुटाव और शत्रुता का कारण क्या होता है? आर्थिक असमानता शत्रुता का एक कारण है। समाज छोड़ो मोहल्ले में हो जाती है, मोहल्ले में अगर आप हैं और आपको लोग, मोहल्ले के लोग प्रगति करते हुए देखेंगे कि अरे बहुत बढ़ रहे हैं, बताओ कार खरीद लिए, चौपहिया इतनी महंगी कार खरीद लिए, बताओ 2-2 एसी लगवा लिए, बताओ 3 खंड, तीसरा खंड भी बनवा लिए, मोहल्ले के लोग शत्रुता पाल लेंगे आपसे। फिर वो तो अलग अलग धर्मों की बात कर रहा है, मोहल्ले के लोग शत्रुता पाल लेंगे, है कि नहीं? तो कह रहा है मनमुटाव और शत्रुता का कारण क्या होता है? आर्थिक असमानता शत्रुता का एक कारण है। आर्थिक असमानता एवं ऐतिहासिक कारण, हाँ ऐतिहासिक कारण भी होते हैं, जैसे इतिहास में, जैसे अपने लोगों में, भारत देश में एक सामान्य जो झगड़ा चलता रहता है वो हिंदू और मुस्लिम के बीच चलता रहता है। ठीक है, किसके बीच में? हिंदू और मुस्लिम, विभिन्न धर्म हैं और इनके बीच में सामान्य तौर पर झगड़ा चलता रहता है, नहीं कुछ है तो भी झगड़ा चलता रहता है। ठीक, तो इसका एक कारण क्या है? ऐतिहासिक कारण है। ठीक है, बंटवारे के समय जैसी स्थितियां बनी, उस बंटवारे के समय की स्थितियों के कारण जो हमारे बीच बीज पड़े, भले वो अंग्रेजों के द्वारा डाले गए हो, फूट डालो नीति करो राज करो वाली नीति के हिसाब से, तो बंटवारे के समय से जो शत्रुता के बीज हम पे हमारे अंदर डाले गए, उन ऐतिहासिक कारणों की वजह से भी आज भी हमारे बीच में विभिन्न धर्म हैं और उन हमारे बीच में क्या लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आपसी मनमुटाव बना रहता है। ठीक, तो ऐतिहासिक कारण भी एक कारण होता है, यह भी सही लग रहा है। इसका मतलब आर्थिक असमानता एवं अज्ञान, अज्ञान होता तो है लेकिन ये नहीं जाएंगे। फिर आर्थिक असमानता, ऐतिहासिक कारण एवं दुष्प्रचार, एक सबसे बड़ा कारण तो ये दुष्प्रचार है। विभिन्न धर्मों के जो राजनेता होते हैं या विभिन्न पार्टियां जो होती हैं, अपने अपने राजनीतिक मकसद के लिए विभिन्न धर्मों के दुष्प्रचार करते हैं और ये दुष्प्रचार हमारी अपनी अज्ञानता के कारण हम इनमें फंस जाते हैं और फंस करके आपसी मनमुटाव पाल लेते हैं, लड़ाई झगड़ा पाल लेते हैं, दंगा हिंसा पाल लेते हैं। ये किस वजह से होता है? दुष्प्रचार की वजह से होता है। ठीक, तो आर्थिक असमानता, ऐतिहासिक कारण और दुष्प्रचार, ये तीनों ही ऑप्शन सही होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि बी इज मदर इज ए, बी की मां ए है, ए का बेटा सी है, ई का डी भाई है, इज ब्रदर इज डी, बी की बेटी ई है, तो कह रहा बताओ डी की दादी नानी कौन है? डी की दादी नानी कौन है? ठीक, अब ऐसी स्थिति में बी की मां है ए, तो अगर हम फिगर बनाते हैं तो बी की माता कौन हो गई? बी की माता ए हो गई। ठीक, ए का बेटा कौन है? सी, तो ए का बेटा कौन हो गया? सी हो गया। ठीक है, अब बी की माता कौन है? ए, और ए का बेटा कौन है? सी, तो सी बी का भाई हो गया। ठीक है, फिर कहता है ई का डी भाई है, यानी ई का भाई कौन है? डी, और बी की बेटी कौन है? ई, तो बच्चा बी की बेटी कौन है? बी की बेटी हो गई ई, और ई का डी भाई है, तो ई का भाई कौन हो गया? ई का भाई हो गया डी। ये इसका फैमिली ट्री बना। बी की माता ए का बेटा सी, सी भाई हो गया बी का, बी की बेटी ई का भाई डी। तो कह रहा बताओ डी की दादी या नानी कौन होगी? डी की दादी या नानी कौन होगी? तो माता की माता या पिता के माता, यही दादी या नानी होती हैं। तो डी किसका भाई है? ई का। ठीक, अगर डी भाई है ई का और ई किसकी बेटी है? बी की, तो डी भी किसका बेटा होगा? बी का बेटा होगा। तो डी बेटा है बी का, और बी की माता कौन है? ए का जेंडर नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने दादी या नानी दोनों पूछा। अगर बी मेल है तो ये उसकी दादी, बी फीमेल है तो ये उसकी नानी। ठीक, तो डी किसका बेटा है? बी का, और बी किसका?
बी की माँ कौन है? ए, यानी डी की दादी या नानी कौन हो जाएंगी? ए हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा कि बी नहीं, डी की दादी या नानी कौन है? ए है। ठीक, अगला क्वेश्चन, यदि वर्ष की 10 जनवरी को बृहस्पतिवार था, ठीक, कोई वर्ष है, उस वर्ष की 10 जनवरी को कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार का दिन है। उसी वर्ष गैर लीप वर्ष यानी कि नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर यानी फरवरी 28 दिनों की होगी, के पहली मार्च को कौन सा वार होगा? अच्छा, सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 जनवरी को बृहस्पतिवार है ऐसा प्रश्न ने हमको दे दिया है। फिर कह रहा कि उसी वर्ष जो कि साधारण वर्ष है, कोई 1 मार्च को, पहली मार्च को कौन सा दिन होगा? यानी 10 जनवरी पर आप खड़े हैं और 1 मार्च तक आपको जाना है। ठीक, तो 10 जनवरी पर खड़े हैं तो जो बेस डेट होती है, बेस डेट को तो काउंट नहीं करती, बेस डेट से आगे काउंट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जनवरी कितने दिनों का महीना होता है? 31, उसमें से 10 जनवरी यानी 10 दिन निकल गए, तो जनवरी के दिन कितने बचे? 21, और 21 में 7 का भाग दिया, क्या करने के लिए? रिमाइंडर निकालने के लिए, शेषफल निकालने के लिए। ठीक, तो 21 में 7 का भाग दिया, कितना आ गया? 0, यानी जनवरी का रिमाइंडर 0। फरवरी नॉन लीप ईयर है, 28 क्योंकि 7 चौक 28, फरवरी का रिमाइंडर 0। और मार्च में कहां तक जाना है? पहली मार्च, यानी 1 मार्च तक जाना है, तो 1 और लिख लिया। ठीक है, टोटल रिमाइंडर कितना मिला? 1। 1 का मतलब कि बृहस्पतिवार से 1 दिन आगे, तो बृहस्पतिवार से 1 दिन आगे क्या आता है? शुक्रवार आता है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? शुक्रवार। यदि 10 जनवरी को बृहस्पतिवार है तो 1 जनवरी को शुक्रवार पड़ेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, ए, बी, सी, डी और ई सभी के पास 9 गोलियां यानी कि कंचे हैं। 5 व्यक्ति हैं, ए, बी, सी, डी, ई। ए के पास भी 9 कंचे हैं, बी के पास भी 9 कंचे हैं, कुल मिलाकर के पांचों व्यक्तियों के पास 9 कंचे हैं। ठीक है, फिर कहता है बी 2 गोलियां यानी कंचे डी को देता है, जो 1 कंचा ई को दे देता है। सी 5 गोलियां ई को देता है, जो 2 गोली ए को दे देता है। सी 2 गोलियां बी को देता है, जो 3 गोलियां ए को दे देता है। डी 3 गोलियां ए को देता है, जो 2 गोलियां बी को दे देता है। तो बताओ ए के पास कितनी गोलियां हैं? कुछ ज्यादा ही नहीं घुमाया क्वेश्चन में, कुछ ज्यादा नहीं घुमाया। 2 गोलियां बी देता है डी को, डी उनमें से 1 ई को देता है। सी 5 गोलियां ई को देता है, ई उनमें से 2 गोलियां ए को देता है। सी 2 गोलियां बी को देता है, उनमें से 3 गोलियां ई को दे देता है। डी 3 गोलियां ए को देता है, ए 2 गोलियां बी को दे देता है। बताओ ए के पास कितनी गोलियां हैं? आओ जरा फाइंड आउट करें। हमको पहली बात तो पता है कि सबके पास कितनी गोलियां हैं? 9। चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, 9 गोलियां तो सबके पास हैं। अब यहां पर 9 गोलियां हैं ए के पास में। अब ए को कहां कहां से गोलियां मिली और ए ने कहां कहां गोलियां दी, बस ये और देख लें तो खेल बन जाएगा। तो कहता है बी 2 गोलियां डी को देता है, जो 1 गोली ई को देता है, यहां ए का कोई रोल नहीं है। सी 5 गोलियां ई को देता है, जो यानी कि ई 2 गोली ए को देता है, यानी ए को 2 गोलियां किससे मिली? ई से। कह रहा है ना, सी 5 गोलियां ई को देता है, जो 2 गोली ए को देता है, तो ए को ई से 2 गोलियां मिली। फिर कहता है सी 2 गोलियां बी को देता है, जो 3 गोलियां ई को दे देता है, यहां पर भी ए का कोई रोल नहीं है। फिर कहता है डी 3 गोलियां ए को देता है। डी क्या कर रहा है? 3 गोलियां ए को देता है, तो डी से 3 गोलियां और ए को मिली, जो यानी कि ए 2 गोलियां बी को देता है, तो ए 2 गोलियां अपने पास से बी को दे देता है, तो माइनस का 2 कर दिया। समझ आया? ए के पास पहले से 9 गोलियां हैं, 2 गोलियां ए को ई से मिली, 3 गोलियां ए को डी से मिली, और 2 गोलियां ए ने बी को दे दी। कुल मिलाकर के इतनी गोलियां हुई, 2 से 2 कट गया, 9 + 3 कितना हुआ? 12, यानी ए के पास कुल मिलाकर के 12 गोलियां हैं। डी इसका उत्तर आ जाएगा। समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? कैसे नहीं आएगा भाई, हम जो समझा रहे हैं। आओ, ठीक, चलो, अच्छा हो गया 25 क्वेश्चन। हाँ,
तो भैया आज के सत्र के 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ठीक, वादा है अब नहीं तोड़ेंगे, पर डे मिलेंगे ये 25 क्वेश्चन वाली क्लास पर डे। इसके अलावा मैराथन, शॉर्ट वीडियो, ये सब कुछ अलग से, जब तक परीक्षा आपकी नहीं हो जाती कांस्टेबल वाली। ठीक है, फिलहाल आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये सिपाही भर्ती के लिए रीजनिंग का एक क्रैश कोर्स है। ठीक है, लगभग 25 दिन हमारे पास बचे हुए रीजनिंग परीक्षा के लिए, यूपी कांस्टेबल परीक्षा के लिए। और इस परीक्षा में अगर अभी तक आपकी रीजनिंग आपको परेशान कर रही है, ठीक है, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, रीजनिंग के जो 55-60 क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस को आप पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके रह जा रहे हैं, तो बच्चा एक बात मान लो, सिलेक्शन से बहुत दूर हो, बहुत दूर हो। स्थिति यूपीएसआई वाली देख लो, कट ऑफ कितना हाई गया है, जो कट ऑफ गया है उसके आधार पर, मतलब जब यूपीएसआई की परीक्षा की प्रिपरेशन में करवा रहा था तो मैं कह रहा था बच्चों से कि जो मार्क्स आपके आने चाहिए वो 350 प्लस स्कोर लेकर के चलो। ठीक है, जो मॉक आप दे रहे हो उस मॉक टेस्ट में आपका स्कोर 350 प्लस आना चाहिए। जब 350 प्लस स्कोर लेकर के चलना, तब समझना कि तुम सिलेक्शन के करीब हो। और 369 लगभग गई है कट ऑफ रिटेन में, यानी 350 से भी 19 नंबर ज्यादा करीब गई। तो अपने आप को तैयार इस तरह से करो बच्चा कि तुम्हें कट ऑफ का मुंह ना देखना पड़े, तुम पेपर इतना अच्छा दे करके आओ कि कट ऑफ तुमसे कहे कि भैया हम तुम्हारे लिए बहुत आगे जा रहे हैं, सबके लिए आगे जा रहे हैं, लेकिन तुम तो इतना अच्छा पेपर करके आए हो कि तुम्हारे लिए मेरा कोई वजूद ही नहीं है, तुम सेलेक्ट हो, आओ अंदर। कट ऑफ के ऊपर तुम्हें निर्भर ना रहना पड़े, इतना अच्छा पेपर करके आओ। उसके लिए रीजनिंग के जो लगभग 60 क्वेश्चन आते हैं वो आप अगर करके आएंगे सारे के सारे तो बहुत अच्छा होगा, सिलेक्शन की रैंकिंग में आप ऊपर पहुंचेंगे। और अगर आपकी रीजनिंग आपको दिक्कत कर रही है तो अभी भी 25 दिन का समय आपके पास है। रीजनिंग का ये कंप्लीट क्रैश कोर्स है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अधिक कोई जमीन जायदाद तुम्हें नहीं ले रहे हैं, 350 रुपया इसके लिए पे करना है आपको और कंप्लीट कोर्स आपको ले लेना है। रीजनिंग 25 दिनों में पढ़ लेनी है आपको, और यकीन मानो अगर पढ़ लोगे सारे टॉपिक्स यहां से तो रीजनिंग में करके आओगे सारे के सारे क्वेश्चन और सही सही करके आओगे। ठीक, तो रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स है, क्रैश कोर्स रीजनिंग का, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं कहां से, रीजनिंग एक्सप्रेस, ये यूट्यूब सॉरी ये रीजनिंग एक्सप्रेस ऐप है जो कहां पर, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आप डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर पर जाइए, सर्च कीजिए रीजनिंग एक्सप्रेस, सर्च करेंगे खट से आ जाएगा, डाउनलोड करके ओपन करिए, आपको मिल जाएगा सिपाही भर्ती बैच, क्लिक करिए, उसमें आगे की जो प्रोसेस है उसको करिए और सारे कोर्स की जो जितनी भी वीडियोज उसमें पड़ी उस सारी वीडियोज आप देख डालिए, सारी वीडियोज। ठीक है, रीजनिंग आपको परेशान नहीं करेगी, इतना मेरा वादा है, ये गारंटी है हमारी। ठीक है, अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत आ रही, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, ऐप में कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, या कोर्स संबंधित कोई जानकारी आप हमसे जानना चाहते हैं, कोई डाउट है, तो ये नंबर है जिस पर आप आराम से कॉल करके हमसे बतिया सकते हैं, हम आपके सारे डाउट्स को दूर कर देंगे। ठीक, तो ये कोर्स आपको कहां पर मिलेगा, ये कोर्स आपको मिलेगा सिपाही भर्ती वाला रीजनिंग एक्सप्रेस ऐप पर, यहां पर। ठीक है, इसका डायरेक्ट लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक बच्चा, ये दक्ष बैच है, ये दक्ष बैच क्या है, ये फाउंडेशन कोर्स है रीजनिंग का, यानी हर परीक्षा की रीजनिंग आपको यहां पर मिलेगी, चाहे आप यूपीटीपीएससी का कोई एग्जाम दो, एसएससी का, रेलवे का, पुलिस का, यूपीपीएससी का, या कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, ठीक है, टीचिंग का, अगर वहां पर परीक्षा में रीजनिंग आ रही है तो रीजनिंग से आपको डरने की, परेशान होने की जरूरत नहीं, उसका ठेका हम लेते हैं, वो आप कर ले जाओगे बिना किसी संशय के, बिना किसी संदेह के, सारे क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, वो भी एक्यूरेसी के साथ, वो भी दिए गए समय के अंदर। ये गारंटी हमारी है, ये आप जिम्मेदारी हम पर छोड़ दो, रीजनिंग से मुक्त हो जाओ, बाकी की चीजों की तैयारी करो, बाकी हम रीजनिंग हम पर छोड़ दो। ठीक, तो हर परीक्षा की रीजनिंग आपको यहां पर मिल जाएगी, ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी का कोई एग्जाम हो, सेंट्रल का कोई एग्जाम हो, किसी अदर स्टेट का कोई एग्जाम हो, हर परीक्षा की रीजनिंग दक्ष बैच के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं रीजनिंग एक्सप्रेस ऐप पर। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, यहां पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, इसका लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप सर्च कर सकते हैं रीजनिंग एक्सप्रेस। अपने हर प्रकार का डाउट, कोई क्वेश्चन हो, कहीं का कुछ भी हो, आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ में, त्वरित रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल आज के इस सत्र को अब यहीं पर समाप्त करते हैं और मुलाकात करेंगे आपसे अब
अगले सत्र में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बिंदास रहें। फिर से मिलते हैं। राधे राधे।